चलिए लिखना शुरू कीजिए। कल हमने आपको शेर शाह सूरी के विषय में बताया था। आज उसी के विषय में लिखना है। चलिए भैया लिखना शुरू कीजिए। बोले। सूरवंश का संस्थापक। सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। उसका बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां जौनपुर के एक जागीरदार थे। अगला फैक्ट। शेर शाह ने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ग्रहण की। ग्रहण की। अगला फैक्ट। युवा होने पर शेर शाह ने दक्षिण बिहार के सूबेदार दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ सैनिक सेवा में चला गया। पूर्ण विराम उसी में आगे। बहार खां लोहानी ने इसे इसे मीन्स शेर शाह को एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी।
अगला फैक्ट, बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह करके शेर खां दक्षिण बिहार का स्वामी बन गया। अगला फैक्ट, चुनार के किलेदार चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से विवाह करके शेर खां चुनार का अधिपति बन गया। अगला फैक्ट, चंदेरी के युद्ध में चंदेरी कल हमने लिखवाया था, चंदेरी के युद्ध में शेर खां बाबर की ओर से लड़ा था। उसी अवसर पर शेर खां ने अपने मित्रों से कहा था कि इन्वर्टेड कामा में, यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। अगला फैक्ट, घाघरा के युद्ध में कल लिखवाया था घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में शेर खां अफगानों की ओर से बाबर के खिलाफ लड़ा। अगला फैक्ट, बंगाल के अफगान शासक
नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला फैक्ट, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की। स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अपना नाम खुतबा में शामिल करवाया। तथा अपना नाम अंकित सिक्के जारी किया। अगला फैक्ट, 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप शेर शाह दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। अगला फैक्ट, शेर शाह ने पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतास गढ़ का किला बनवाया। अगला फैक्ट, दिल्ली का पुराना किला
शेर शाह ने बनवाया था। अगला फैक्ट, शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मल्लू खां को पराजित करके मालवा पर अधिकार किया। अगला फैक्ट, शेर शाह ने 1543 ईस्वी में 43 रायसीन के राजपूत शासक पूरनमल को धोखा देकर मार डाला। अगला फैक्ट, शेर शाह ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव पराजित करके मारवाड़ को जीत लिया। इसी अवसर पर शेर शाह ने कहा था, इन्वर्टेड कामा में, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लग, लगभग सारा, सुनाई पड़ रहा है। सुनाई पड़ रहा है। हमने आपसे कहा, इसी अवसर पर शेर शाह ने कहा था, इन्वर्टेड कामा में, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग सारा हिंदुस्तानी साम्राज्य खो चुका था। अगला फैक्ट, शेर शाह ने
1545 ईस्वी में कीरत सिंह को पराजित करके कालिंजर की विजय की। जो शेरशाह की अंतिम विजय थी। इसी युद्ध के अवसर पर बारूद के गोले से झुलस जाने के कारण हमने क्या बोला कि नहीं, ये साइड का असर है, यहीं रहें। अच्छा, हमने बोला था इसी युद्ध के अवसर पर बारूद के गोले से झुलस जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। डालिए। शेर शाह कालीन प्रशासन। बोलें। शेर शाह विजयों के लिए नहीं, अपितु किए गए अपितु किए गए प्रशासनिक सुधारों के कारण जाना जाता है। अगला फैक्ट, शेर शाह ने भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अगला फैक्ट, शेर शाह ने पट्टा, हमें लगता है ऑनलाइन एकदम गड़बड़ होगा, एक लोग जरा चेक करिए। शेर शाह ने पट्टा तथा कबूलियत प्रणाली की शुरुआत की।
कबूलियत प्रणाली की शुरुआत की। सही है। कबूलियत प्रणाली की शुरुआत की। देखो भैया, इसे समझ लीजिए। पट्टा का मतलब राज्य द्वारा किसानों को प्रदत्त भूमि अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, है ना। और कबूलियत किसानों द्वारा राज्य को प्रदत्त शपथ पत्र, इस आशय का कि इस पट्टा के बदले प्रतिवर्ष हम कितने रुपए लगान अदा करेंगे। ठीक है। अगला फैक्ट। शेर शाह ने सभी प्रकार के व्यापारिक करों को समाप्त करके केवल दो प्रकार के कर लगाया। नंबर एक, कर, उत्पाद कर। नंबर दो, बिक्री कर। बिक्री कर। अगला फैक्ट। शेर शाह ने चार बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। नंबर एक, शेर शाह सूरी मार्ग। शेर शाह सूरी मार्ग, ब्रैकेट, कहां से कहां तक? वर्तमान बांग्लादेश के सोनार गांव से पंजाब प्रांत के अटक तक। नंबर दो, कानपुर तक। नंबर तीन, आगरा से चित्तौड़ तक।
रह रह के छूट जाता। अच्छा चलिए उसे चलाइए। चलिए, चारों सड़क समझ में आई। एक सोनार गांव से अटक तक, दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से चित्तौड़ तक, चौथी लाहौर से मुल्तान तक। अगला फैक्ट, शेर शाह ने इन सड़कों के किनारे कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया, ताकि यात्री रात्रि विश्राम कर सकें। अगला फैक्ट, शेर शाह ने चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया, जिसका वजन 180 ग्रेन था, जिसमें 175 ग्रेन चांदी होती थी, बाकी मिलावट। अगला फैक्ट, शेर शाह ने राजधानी दिल्ली में लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। फैक्ट, शेर शाह के समय न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत थी। अगला फैक्ट, शेर शाह के शासनकाल में मलिक मुहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध महाकाव्य मलिक मुहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत पद्मावत की रचना की। अगला फैक्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में है। एक कृत्रिम झील के बीच में है तथा गुंबद विहीन है
तथा गुंबद विहीन है। चलिए, शेरशाह हो गया। अब हम लोग फिर से मुगलों पर आते हैं। हेडिंग बनाइए अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है। देखो भैया, जितने मुगल बादशाह हुए हैं उन सब में महानतम अकबर है। अकबर हुमायूं का पुत्र है। अभी इसकी अवस्था 13 वर्ष 4 माह थी। यह मुगल बादशाह बन गया। ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि बैरम खां हुमायूं का वफादार सेनापति था, उसका मित्र था। हुमायूं के अच्छे और बुरे दोनों दिनों में हुमायूं के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा। क्योंकि अकबर अभी 14 वर्ष की भी अवस्था नहीं प्राप्त किए थे, इसलिए बादशाह बने अकबर, लेकिन बैरम खां को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। और बैरम खां 1556 से 60 तक अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। अभी अकबर सिंहासनारूढ़ ही हुआ था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, सूर्यवंश के अंतिम शासक आदित्य के सेनापति हेमू ने आक्रमण करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करके, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली का शासक बन बैठा। हेमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ऐसा लगा कि जैसे मुगलों की सत्ता समाप्त हो जाएगी, लेकिन बैरम खां ने बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित करके मार डाला और अकबर के सिंहासन को बचाया। वो तो दुर्भाग्य था हेमू का कि एक तीर उसकी आंख में लगा और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गया, अदरवाइज वह युद्ध मुगल हार चुके थे। तो बैरम खां बड़ी ईमानदारी के साथ अकबर के हाथों को, उसके सिंहासन को मजबूत कर रहा था। अकबर के खानदान के जो अन्य लोग थे वह इस बात के लिए लालायित थे कि अकबर को अपदस्थ करके सत्ता अपने हाथों में ली जाए। बैरम खां इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि अकबर के सिंहासन को सुरक्षित बनाए रखना है। ठीक है। हुमायूं तो 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था
और अभी 6 माह भी बादशाह रहा नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका राजकोष पूरी तरह खाली था। उन विषम स्थितियों में अकबर बादशाह बना था, है ना। और बैरम खां को पूरा राज्य देखना था। ठीक। बैरम खां बड़ी मितव्ययिता का परिचय दे रहा था। जहां आवश्यक खर्च होता था वहीं धन खर्च करता था, बाकी राजकोष को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। अकबर के खानदान के लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि मैं बादशाह के परिवार का हूं, तो हमें बादशाहों जैसी जिंदगी जीने के लिए खूब फिजूल खर्ची करने की छूट मिले, और बैरम खां यह कार्य करने किसी को दे नहीं रहा था। दूसरी बात, अकबर के खानदान के लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को शासन में ठीक ठाक पद प्राप्त हो। बैरम खां का मानना था कि पद उसी को प्राप्त हो जो योग्य हो और बादशाह अकबर के प्रति निष्ठावान हो, है ना। तो बैरम खां की इसी निष्ठा, इसी ईमानदारी को अकबर के खानदान के लोगों ने पक्षपातपूर्ण कार्य कहकर निंदा उसकी करना शुरू की। दरअसल बैरम खां सिया मुसलमान था, सिया। अकबर के खानदान के लोग सुन्नी मुसलमान थे। सिया और सुन्नी में 36 का आंकड़ा रहता है। तो ये लोग ये दुष्प्रचारित करना शुरू किए कि अकबर तो सियाओं को ही सारे महत्वपूर्ण पद बांट रहा है और बैर भाव के कारण सुन्नियों को उचित प्रतिनिधित्व शासन में प्राप्त नहीं हो पा रहा। लेकिन वास्तविक कारण तो कुछ और था। अच्छा, ऐसा करते करते लगभग 4 वर्ष बीत गया। अकबर इधर लगभग 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने को था। वो बेताब था कि कितनी जल्दी सत्ता अपने हाथों में लूं और समस्त शासन अपनी इच्छा अनुसार चलाऊं। बैरम खां को लगता था कि अकबर अभी बच्चा है, उसके हाथों में सिंहासन और सत्ता सुरक्षित रहेगी नहीं, है ना। ऊपर से अकबर के परिवार के सदस्य अकबर का कान बराबर भरते थे कि बैरम खां सब कुछ अपने पक्ष में करता जा रहा है, अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद वितरित कर रहा है ना। हम लोगों को उचित स्थान नहीं दे रहा है, उससे सावधान रहना। लेकिन जो मूल कारण था वो अकबर की महत्वाकांक्षा। अकबर ये समझने लगा था कि मेरी जो वैसा बैरम खां अथवा कोई अन्य शासक कर नहीं सकता। जैसा मैं सोचता हूं वैसी नीतियां मैं ही लागू कर सकता हूं। इसीलिए अकबर समस्त सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। ठीक। फिलहाल अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां को दूत के माध्यम से ये मैसेज करवाया कि आप राजधानी में उपस्थित हो। ठीक। जो दूत उनके पास पहुंचा वो वहां पहुंचकर ऐसा माहौल क्रिएट किया, ये बताने का प्रयास किया कि बादशाह आपसे नाराज हैं, आपको बंदी बनाकर लाने का आदेश दिए। बैरम खां आग बबूला हो गया कि मतलब इतने दिनों की सेवा का प्रतिफल यही है। युद्ध छेड़ दिया। दुर्भाग्य से बैरम खां पराजित हुआ और बंदी बनाकर अकबर के सम्मुख पेश किया गया। ठीक। अकबर ने कहा कि आपने राजद्रोह किया है,
अगर किसी दूत ने ये आदेश, ये आपको मैसेज किया कि बादशाह का आदेश है आपको बंदी बनाकर पेश किया जाए, तो बादशाह के आदेश का पालन करना आपको आना चाहिए था। आपने हमारी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा है ना? हाँ, किसी ने मेरे आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, वो दंड का भागीदार है, उसे दंड मिलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया आप तो दंड के भागीदार हैं ना, क्योंकि आपने हमारी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खैर चलिए, ये हुआ कि भाई इन्हें कहिए ये जाएं, अपना नहाएं धोएं, कपड़ा लत्ता बदलें, दरबार में पेश हों। बैरम खां दरबार में आए। अकबर ने स्पष्ट कहा कि हमें पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप वफादार हैं, लेकिन हम आपको अपना निर्णय सुना देना चाहते हैं कि आज से आपका संरक्षक का पद समाप्त है ना, समस्त सत्ता मेरे हाथों में। दूसरी बात, आपके सामने दो तीन विकल्प है, यदि आप चाहें तो मेरे सलाहकार के रूप में कोई भी पद ले सकते। पहला पद आप, दूसरा अगर ना दिल करे तो आप किसी प्रांत के प्रांतीय शासक बन सकते हैं, और अगर दोनों का दिल न करे तो सलाह यह है, अवस्था भी ठीक ठाक हो गई है, जाइए मक्का की तीर्थ यात्रा पर, अब इन चीजों से त्याग पत्र दीजिए। बैरम खां को तीसरा विकल्प ज्यादा बेहतर लगा कि अब अवस्था हो गई है, अकबर इस योग्य हो गए हैं कि अपने राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकते हैं, तो मेरी अब यहां कोई खास आवश्यकता नहीं है। और मैं जहां, बैरम खां का ये अपना विचार था कि मैं जहां बादशाह के अधिकारों का प्रयोग किया, 4 वर्षों तक संरक्षक के रूप में कार्य किया, अब उनकी अधीनता में किसी प्रांतीय शासक के रूप में या सलाहकार के रूप में कार्य करना उचित नहीं होगा। और दूसरी बात, दरबार का माहौल मेरे खिलाफ कैसा है वो मैं देख ही रहा हूं। इसलिए बैरम खां का कहना था कि मैं मक्का की यात्रा पर ही जाऊं। निकल पड़े मक्का की यात्रा पर। अभी गुजरात के नजदीक पहुंचे थे, मुबारक खां नामक एक हत्यारे ने इनकी हत्या कर दी, बैरम खां की हत्या हो गई। ठीक, अब अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र था। अकबर एक बात स्पष्ट रूप से समझता था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहां 80% से लोग हिंदू हैं और 20% से कम मुसलमान हैं। तो हिंदुस्तान में इस्लामिक या शरीयत का कानून लागू नहीं किया जा सकता। अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और मुस्लिम प्रजा की भांति अपने को समान महसूस करे। हमारी प्रजा को यह महसूस ना हो, ये महसूस ना हो कि चूंकि राजा मुसलमान है इसलिए वह मुस्लिम प्रजा को विशेषाधिकार, हिंदू प्रजा को ओयम दर्जे का नागरिक या प्रजा समझती है। उस समय भेदभाव करने का 3 रास्ता था, 3 आधार था। पहला, शासक हिंदुओं से जजिया कर लेते थे, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर वसूल करते थे, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। युद्ध बंदियों को धर्म परिवर्तन करके अपना गुलाम बना लेते थे, इसको प्रतिबंधित कर दिया। और चौथा, मुस्लिम शासक हिंदुओं को चाहे जितने ही योग्य क्यों ना हो उन्हें शासन में पद करते थे। अकबर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि योग्यता के आधार पर ही पद प्रदान किया जाएगा। हम इसमें यह नहीं देखेंगे कि वह हिंदू है कि मुसलमान है,
सिख है, ईसाई है, देसी है अथवा विदेशी। ठीक। अकबर के ऐसा करने से प्रजा को यह लगा कि बादशाह हमारे साथ समानता का व्यवहार करेगा, और अकबर ने मृत्यु पर्यंत ऐसा किया। दूसरी बात, अकबर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूत। राजपूतों की दो विशेषता उस समय थी। पहली बात तो राजपूत अकबर के सबसे बड़े दुश्मन थे। अगर अकबर को कोई चुनौती उस समय दे सकता था तो राजपूत। दूसरी विशेषता, राजपूत तत्कालीन भारत की सर्वोच्च सैन्य शक्ति थे। राजपूताना से बड़ा कोई सैनिकों का, वीर योद्धाओं का। अकबर को ये बात पता था कि जब तक राजपूत स्वतंत्र रहेंगे तब तक मेरा सिंहासन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब अकबर के सामने दो विकल्प था, या तो राजपूतों को अपना मित्र बना ले या राजपूतों को कुचल दे, समाप्त कर दे। यदि राजपूतों की सैन्य शक्ति को वो समाप्त कर दे तो सैन्य संसाधन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता। इतने अच्छे योद्धा वर्ग की सेवा से बादशाह वंचित न होता। और दूसरा, यदि उन्हें मित्र बना लेता तो मित्र बन जाने पर उसका सिंहासन भी सुरक्षित रहता, और दूसरा, उन्हीं की सैनिक शक्ति की सहायता से अन्य राज्यों पर भी बादशाह हुकूमत करते। इसीलिए अकबर ने धार्मिक स्तर पर सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी धार्मिक आधार पर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं के दरबार में अपने दूत भेजकर स्पष्ट संदेश करवाया। बादशाह की इच्छा है सभी राजपूत शासक हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। साफ साफ, यदि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो बादशाह बलपूर्वक अपनी अधीनता में ले आएंगे। सीधे धमकी भी थी। तीसरा, यदि आप अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसके अतिरिक्त आपको बादशाह की सेवा में वही सम्मान प्राप्त होगा जो अन्य मुस्लिम सरदारों को प्राप्त होता है। ठीक। तो सबसे पहले राजा भारमल, जयपुर के राजा, उन्हें बात समझ में आ गई कि अकबर के सामने टिकना मुश्किल है। राजा भारमल 1662 ईस्वी में अजमेर में अकबर से मुलाकात की, उसकी अधीनता स्वीकार किया, अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ करने का अकबर ने राजा भारमल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक। अभी तक मुगल बादशाहों में एक चलन था कि जिस भी राजपूत राजकुमारी का विवाह मुगलों के साथ या मुसलमानों के साथ होता था, उनका धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना लिया जाता था। ऐसा नहीं है कि बादशाह अपनी बारात लेकर उनके यहां जाता था, नहीं, राजपूत अपनी पुत्री को डोली में बिठाकर इनके यहां भेज देते थे, और ये राजकुमारी यदि एक बार यहां आ गई तो दोबारा अपने मायके वापस नहीं जाती थी। कारण अब तो हो गई मुसलमान। तो अन्य हिंदू बहनें उस मुसलमान बहन को कभी स्वीकार नहीं करती थी। अकबर ने कहा, ये नई परंपरा शुरू किया
कि आप डोली नहीं भेजेंगे, हम बारात लेकर आएंगे। और अकबर गया, विवाह किया, और उसका स्पष्ट आदेश था कि किसी भी राजपूत राजकुमारी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। वह अपने महल में अपने धर्म के अनुरूप पूजा उपासना कर सकेगी। ठीक है। हरखाबाई अपने महल में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखकर उपासना पूजा करती थी। अकबर इतना धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। तो भैया अन्य अनेक राजपूत राजाओं ने तो धीरे धीरे अधीनता स्वीकार शुरू कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने पेश की। वो लोग अधीनता स्वीकार कर नहीं रहे थे। एक दो राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार कर लिया, उन्हीं की देखी देखा अन्य भी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। तो अकबर ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है। राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, युद्ध हुआ। महाराणा उदय सिंह को जब ये लगा कि पराजय निकट है, तो जंगलों में भाग गए, इस उद्देश्य से कि बचे रहेंगे तो फिर इनका मुकाबला करेंगे, यदि अभी बंदी बना लिए गए तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद अकबर ने राजपूतों के कत्ले आम का आदेश दिया, है ना। कई हजार राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया, कई हजार। दरअसल अकबर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, है ना, कि सभी राजपूत शासक मेरी शक्ति को देख लें कि आप जिनको राजपूतों का सिरमौर समझते हैं ना, उनकी मैं ये दुर्गति कर सकता हूं, तो आपकी क्या औकात है ना। तो अभी भी वक्त है, प्रेम पूर्वक हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, अदरवाइज हमने ट्रेलर तो दिखाई दिया है उस युद्ध में। विश्वास करिए, इसके बाद मेवाड़ रियासत को छोड़कर सभी राजपूत राजाओं ने, इधर अकबर की सेना पहुंची नहीं कि धड़ाधड़ समर्पण करना शुरू कर दिए। और अकबर ने राजपूतों को अपने मित्र की भांति अपने दरबार में उचित स्थान प्रदान किया। इसीलिए तो उसने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, ताकि लोगों को मनसब के अकॉर्डिंग उच्च अथवा निम्न पद उनकी योग्यता के अनुसार अलॉट किया जा सके। ठीक है। अकबर ने, देखो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे ढेर सारे ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान था। कैसे? विद्वानों से ओरल मौखिक रूप में सुनता था और उसे कंठस्थ कर लेता था। इसी उद्देश्य को लेकर तो उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, प्रार्थना भवन की स्थापना की थी। और उस इबादत खाने में शुरू शुरू में सिर्फ इस्लाम धर्म के गुरुओं को आमंत्रित करता था, लेकिन 1578 ईस्वी में इबादत खाना का द्वार सभी धर्मों के गुरुओं के लिए खोल दिया, ताकि सभी धर्मों के गुरुओं के विचारों को मैं जान सकूं, सुन सकूं। और उसी निष्कर्ष को निकालकर अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। अकबर ने कई निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, अटक का किला, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करवाई। फतेहपुर सीकरी नगर में कई भवनों का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया।
झरोखा दर्शन की शुरुआत की, तुलादान की शुरुआत की, ये सारे कार्य अकबर की देन है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी लिखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बोले। बोले। हुमायूं के पुत्र जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के घर हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। अगला फैक्ट। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में बैरम खां की देख रेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। कलानौर। अगला फैक्ट। 1556 से 60 तक बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। अगला फैक्ट। सूर्यवंश के अंतिम शासक आदिल शाह सूर आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करके
उपाधि धारण करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। अगला फैक्ट, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली अकबर की सेना ने हेमू को पराजित करके मार डाला। अगला फैक्ट, हेमू का मूल नाम हेमचंद्र था। वह हरियाणा के रेवाड़ी का एक व्यापारी का पुत्र था। हेमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अगला फैक्ट, अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां को संरक्षक पद से हटाकर राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली। अगला फैक्ट, बैरम खां मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। में मुबारक बैरम खां की हत्या कर दी। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को
बैरम खां की हत्या कर दी। अगला फैक्ट, अकबर के शासन के 1560 से 64 तक के काल को पेटीकोट शासन तथा पर्दा शासन का काल कहा जाता है। क्योंकि उस दौरान शासन में अकबर की धायना माहम अनगा का माहम अनगा का अत्यधिक हस्तक्षेप था। अकबर की धायमा माहम अनगा का अत्यधिक हस्तक्षेप था। अगला फैक्ट, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा कामा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला फैक्ट, सेनापति सेनापति आधम खां के नेतृत्व वाली अकबर की सेना ने 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को पराजित करके बाज बहादुर को पराजित करके मालवा की विजय की। मालवा। अगला फैक्ट, आसफ खां के नेतृत्व वाली अकबर की सेना ने 1564 ईस्वी में
रानी दुर्गावती को पराजित करके गढ़ कटंगा राज्य की विजय की। गढ़ कटंगा राज्य की विजय की। जिसकी राजधानी चौरागढ़ थी। चौरागढ़। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज इतना ही, शेष कल। ठीक है।